बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल परसों जो ऐसे लॉज डिस्कस किए थे उस पे हमने ये दो बातें की थी, मास एंड वेट। आज मास की मेजरमेंट के लिए तो हमने बैलेंस डिस्कस कर लिए। वेट क्या चीज है? वेट फोर्स ही है। वेट एक फोर्स है और ये फोर्स आज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसको जस्टिफाई करना चाह रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह मास के मेजरमेंट के लिए बैलेंस है, इस तरह फोर्स के मेजरमेंट के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है और उसको फोर्स मीटर कहते हैं। और फोर्स मीटर से हमने वेट मेजर करना है क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही है। यह आज का हमारा एसएलओ है। दूसरा एसएलओ बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हम इस एसएलओ पे आते हैं कि जिस तरह स्टॉप वॉच होती है, स्टॉप वॉच से क्या नापते हैं किंग्सवे? माइक ऑन करके, शाबाश। स्टॉप वॉच से हम क्या नापते हैं? टाइम नापते हैं। और फोर्स मीटर से क्या नापेंगे? वेट या फोर्स। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, यहां जवान बैठे हुए हैं, जब लोग आपस में मुकाबला करते हैं, मैं ज्यादा जोरावर हूं या आप ज्यादा जोरावर हैं, किस में पावर ज्यादा है, तो वो कौन सी चीज की मदद से लोग करते हैं? शाबाश। कौन सी चीज हम इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में? बाज़ औक़ात होता है ना, मैं ज्यादा पावर वाला हूं, तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो स्प्रिंग वाली चीज है, जिसको स्प्रिंग को खींचना होता है, यूं आप स्प्रिंग खींच रहे होते हैं, जो ज्यादा खींच सका तो हम कहते हैं इसमें फोर्स ज्यादा है, इसमें ताकत ज्यादा है। तो फोर्स को मालूम करने के लिए हमने क्या करना होता है? बेसिकली वही चीज इस्तेमाल करनी होती है जिसको आप लोग स्प्रिंग बैलेंस ही कहते हैं। स्प्रिंग बैलेंस से जब आप उसको खींचते हैं तो क्या हो जाता है? स्प्रिंग खिंचता है, जब इतना आता है तो आप कहते हैं इतने न्यूटन फोर्स है, जब ज्यादा खिंचेगा तो ज्यादा न्यूटन फोर्स होगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फोर्स मीटर कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है। फोर्स मीटर एक स्प्रिंग ही होता है जिसको हम खींचते हैं तो उसकी वजह से उस पर स्केल लगा होता है, एंड दैट इज कॉल्ड फोर्स मीटर। जो आप लोग किसी भी चीज का, सपोज आप यहां से फोर्स लगाते हैं और ये स्प्रिंग दबता है, दबने की वजह से हमने इसके साथ स्केल लगाया होता है कि अभी ये इतना दब गया। कितना दब गया? ये 0 न्यूटन है, जब यहां पे पहुंचा तो 100 न्यूटन दब गया। मेरा सिंपल कहने का मतलब यह है कि फोर्स मीटर में क्या लगा होता है? फोर्स मीटर में आपका स्प्रिंग लगा होता है। जिस तरह आप स्प्रिंग को खींचते हैं और इससे अपनी ताकत मालूम करते हैं, तो यहां स्प्रिंग खींचने से या स्प्रिंग दबाने से बंदे के फोर्स का पता चलता है। और एग्जैक्टली यही चीज जब आप किसी भी चीज का वेट मालूम करते हैं, किसी चीज का वेट, ये देखें, जब मैंने इस तरह रखा हुआ है, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था ये वाला बैलेंस क्या नापता है? शाबाश। ये वाला बैलेंस क्या नापता है? ये मैस नापता है, क्योंकि मैं यहां चीज रखता हूं, यहां उसके मुखालिफ में मास रखता हूं कि ये 2 kg रख लिया, तो ये मास नापता है। और ये वाला क्या नापता है? वेट। क्यों ये वेट? क्योंकि जमीन इसको नीचे अट्रैक्ट कर रही है। और ये देखें, ये स्प्रिंग पहले इतना था, अभी इतना एक्सटेंड हो गया। अगर ज्यादा वेट लगाओगे तो वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाएगा। अभी मैं आपको ये स्प्रिंग वाली सिचुएशन बताता हूं। ये सिमुलेशन देखें, आपको पता चल जाएगा कि फोर्स मीटर और कुछ नहीं है। फोर्स मीटर और कुछ नहीं है, ये सिंपल। ये देखें, अगर इसके साथ मैं छोटा वजन लगाता हूं तो क्या होता है, और अगर दूसरे के साथ बड़ा वजन लगाता हूं तो क्या होता है?
अब आप खुद देखें क्या हो गया, दोनों में फर्क क्या है। इसको जी आप लोग इस चीज को अच्छी तरह से समझते हैं कि इसके साथ जो है क्या, इस पे वजन ज्यादा लगा, इस पे वजन कम लगा। ये वजन कहां से आता है, जमीन इसको भी अट्रैक्ट कर रही है, जमीन इसको भी अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जिस पे वजन कम है वो स्प्रिंग कम कम लंबी हुई। ओरिजिनल देखें, निशान अगर यहां मैं निशान नहीं लगा सकता, लेकिन अगर आप लोग निशान लगाएं तो स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, ये देखें, ये स्प्रिंग की ओरिजिनल पोजीशन है। ठीक है, ये ओरिजिनल पोजीशन है। जैसे ही हम इसके साथ मास लगाते हैं, एक के साथ मैं 100 ग्राम लगा रहा हूं, एक के साथ 250 ग्राम लगा रहा हूं। अब आपको समझ आ रही है कि 250 ग्राम ने इसको ओरिजिनल जगह से ज्यादा एक्सटेंड किया। ये इनकी ओरिजिनल जगह थी दोनों की। 100 ग्राम ने उसको इतना एक्सटेंड किया और 250 ग्राम ने इतना एक्सटेंड किया। क्यों? क्योंकि इस 100 ग्राम का वजन कम है और 250 ग्राम का वजन ज्यादा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो फोर्स मीटर है उसमें बेसिकली स्प्रिंग इस्तेमाल होता है और स्प्रिंग की मदद से हम बंदे का फोर्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरह वजन भी हम स्प्रिंग बैलेंस से इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। आप लोग इस पे खुद प्रैक्टिस करें। आप यहां से स्प्रिंग की स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। देखिए, मैं मजबूत स्प्रिंग लगाता हूं, अभी मैंने मजबूत स्प्रिंग लगा ली। अब एक स्प्रिंग नंबर 2 मैंने मजबूत कर ली, स्प्रिंग नंबर 1 जरा कमजोर है। दोनों में देखें 250 ग्राम लगा रहा हूं, ये भी 250 ग्राम है और ये भी 250 ग्राम है। बताएं कौन सी ज्यादा एक्सटेंड होगी और क्यों? क्योंकि वो स्प्रिंग कमजोर है। इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि ये वाला वजन ज्यादा है, ये ज्यादा है, क्योंकि ये तो एक्सटेंशन ज्यादा हो गई। क्या देखे, दोनों यहां पे थे, ये ज्यादा एक्सटेंड हो गई, ये कम एक्सटेंड हो गई। क्या ये एक ज्यादा और एक कम है? शाबाश, मैंने क्या बदल लिया? जी, आया ये दोनों वजन बराबर हैं कि नहीं है? बराबर है, तो फिर एक में चेंज इन लेंथ ज्यादा पैदा हुई, एक में चेंज इन लेंथ कम पैदा हुई। शाहजहां कैंपस फ्रंट पे जो बच्चा बैठा हुआ है, मुझे बताएं, अगर इस पे यहां पे 0 था, इस बैलेंस पे यहां पे 0 था, ठीक है, तो जो वैल्यू इस बैलेंस पे यहां पे लिखी होगी, अगर यहां पे सपोज करें लिखा है 2.5 न्यूटन, तो इस पे यहां क्या लिखा होगा? शाबाश, क्या लिखा होगा? शाबाश, मेरा कहने का मतलब यह है, यहां पे भी 2.5 न्यूटन लगा होगा। इसका मतलब क्या है? जब आप बैलेंस बनाते हैं तो बैलेंस में स्प्रिंग पे डिपेंड करता है, और जब स्प्रिंग मुख्तलिफ होते हैं तो उस पे जो स्केल लगा होता है वो स्केल भी मुख्तलिफ होता है। अगर मैं दो बैलेंस बना लूं, एक पतले स्प्रिंग वाला और एक मोटे स्प्रिंग वाला, ये मोटे वाले स्प्रिंग वाला है, ये पतले वाले स्प्रिंग वाला है, तो इस पे अगर यहां 0 है, यहां 10 है, यहां 20 है, यहां 30 है और यहां सपोज करें 50 तक है, तो ये मोटे स्प्रिंग वाले में याद रखे इसका स्केल ज्यादा तक जाएगा, ये 0 होगा,
हो सकता है ये 100 हो, ये 200 हो, ये 300 हो, ये 400 हो। इसी तरीके से हम बैलेंस को जिस मकसद के लिए बनाते हैं, तो जितना मजबूत मतलब है ज्यादा मेजरमेंट के लिए बैलेंस इस्तेमाल करते हैं या ज्यादा ताकतवर, अगर मैं एक ताकतवर बंदे को कमजोर सा स्प्रिंग पकड़ा दूं तो वो तो स्प्रिंग तोड़ देगा, वो तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो फोर्स मीटर बनता है, तो फोर्स मीटर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शाबाश, फोर्स मीटर में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हाँ शाबाश, हाँ स्प्रिंग के अंदर, हाँ आगे हम पढ़ेंगे, स्प्रिंग के अंदर ये जो स्प्रिंग की ताकत है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको बाद में हम पढ़ेंगे। वैसे अभी आपको बताता हूं, उसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो मोटा है, मोटे का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है और छोटे का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है पतले का, वो स्प्रिंग कांस्टेंट कम होता है, मोटे का स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है। माई होल मीनिंग इज कि जब भी आप फोर्स मीटर इस्तेमाल करते हैं, आपके दिमाग में स्प्रिंग आ जाना चाहिए, और वो स्प्रिंग की मदद से हम बंदे की ताकत मालूम करते हैं, और उसी स्प्रिंग की मदद से हम वेट भी मालूम करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है। इस वजह से जब हमने वो पढ़ा था कि मास और वेट में जो फर्क है वो क्या है, हमने क्लियरली ये बात की थी कि मास और वेट में जब मेजरमेंट करते हैं तो मास को हम बीम बैलेंस से करते हैं और वेट को हम स्प्रिंग बैलेंस से करते हैं। ये वेट जो हम मेजर कर रहे हैं, इसके अंदर क्या इस्तेमाल होता है? स्प्रिंग इस्तेमाल होता है, और उस स्प्रिंग की एक्सटेंशन की वजह से हम वो फोर्स मालूम कर लेते हैं जो फोर्स इस वजन को नापता है। तो हमारा जो एसएलओ था, अपने एसएलओ पे आ जाए, हमारा एसएलओ था कि जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज कि कैसे इस्तेमाल होता है फोर्स मीटर टू मेजर वेट। वेट को मेजर करने के लिए फोर्स मीटर कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, इसको हमने नंबर 1 जस्टिफाई करना था। जस्टिफाई हमने कैसे किया कि जैसे ही स्प्रिंग के साथ हम वजन लगाते हैं वो लंबा हो जाता है, इससे ये जस्टिफाई हो रहा है कि वेट एक फोर्स है। ये हमने उसका तरीका भी सीख लिया, हमने फोर्स मीटर इस्तेमाल करके वेट को मेजर भी कर लिया, हमें अंदर भी पता चल गया कि अगर पतला स्प्रिंग है तो क्या होगा, अगर मोटा स्प्रिंग है तो क्या होगा। देखिए ये दो मुख्तलिफ किस्म के स्प्रिंग के अगर बैलेंस हैं आपके पास, ये मोटे वाला है और ये पतले वाला है, तो फर्क क्या होगा आप सबको पता है कि इस पे जो स्केल लगा होगा और इसके जो स्केल होगा, इसका स्केल 0 से लेकर अगर 100 तक है, और इसका स्प्रिंग मोटा है तो इसका स्केल 0 से लेकर 1000 तक होगा। इसका टुकड़ा 10-10 का होगा, 10 न्यूटन 20 न्यूटन, तो इसका टुकड़ा 100 न्यूटन 200 न्यूटन 300 न्यूटन। मतलब मेरा ये है कि द होल फोर्स मीटर इज डिपेंडेंट ऑन द स्प्रिंग। ये हमारा पहला एसएलओ था। दूसरा एसएलओ, अगर इस पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा, शाबाश। देन वी विल कम टू अवर नेक्स्ट एसएलओ। शाबाश, एनी क्वेश्चन? जी थैंक यू रेनेसेंस। हाँ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, जी बेटा बोले। दोबारा कहें बेटा, दोबारा कहें। वेट एक्सटर्नल फोर्स है ना। स्प्रिंग बैलेंस में जो आप वेट लगा रहे हैं तो ये वेट एक्सटर्नल फोर्स है ना, जो जमीन लगा रही है इस पे। वेट एक एक्सटर्नल फोर्स है जो जमीन लगा रही है इस पे। अगर दूसरा एसएलओ पे जरा गौर से, ये इसी के साथ लिंक है,
define and calculate gravitational field strength। अब जो फोर्स है, जैसे ही फोर्स की बात आती है, ताकत की बात आती है, तो फिर हमारे जहन में कम और ज्यादा का कॉन्सेप्ट आता है। ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रेंथ के बारे में हमने पहले देखना है कि क्या चीज होती है, और फिर उसको कैलकुलेट भी करना है कि कैलकुलेशन से हम कैसे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। इस सैलों को जरा गौर से देखें। इसमें मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूं, ये देखें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि इस जमीन के इर्द गिर्द, ये जमीन है, अगर मैं इसके इर्द गिर्द, जमीन के इर्द गिर्द मैं उसकी फील्ड की स्ट्रेंथ मालूम करना चाहता हूं, जिस तरह आप बिजली मालूम करना चाहते हैं तो आपको टेस्टर चाहिए होता है कि नहीं? अगर किसी तार में बिजली मालूम करना चाहते हैं तो टेस्टर चाहिए होता है। अगर किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द, ये आपके पास सपोज करें मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल है, इसकी स्ट्रेंथ मालूम करोगे तो क्या लाओगे सामने? व्हाट यू विल बी ब्रिंगिंग? शाबाश, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बताएं। अगर मेरे पास मैग्नेट है और मैं यहां पे इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ मालूम करना चाहूं तो क्या करूंगा? आप लोगों ने निचली क्लासों में पढ़ा है 6, 7, 8 में। एग्जैक्टली, कंपास इस्तेमाल करते हैं। कंपास जो जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, कंपास इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेट की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए कंपास इस्तेमाल होता है। तो जमीन की स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए मैं यहां पे, मेरे पास टेस्टर क्या होगा, क्या लाऊंगा, कैसे मालूम करूंगा? शाबाश, एनीबॉडी? हाँ, केसी गर्ल्स, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा अगर बिजली की तार है, अगर मैं यहां बिजली की तार है और इस तार में मैं करंट मालूम करना चाहूं तो मैं टेस्टर लाता हूं कि नहीं? टेस्टर से टेस्ट करता हूं कि नहीं? चेक करता हूं, टेस्टर से चेक करता हूं। हाँ, करेंगे। और अगर मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट है, तो इसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए अभी आप लोगों ने बताया कंपास लाते हैं। इसी तरह अगर मेरे पास जमीन है, अर्थ, और मैं इसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम करना चाह रहा हूं कि इसके इर्द गिर्द ग्रेविटेशनल फील्ड है कि नहीं है, अगर है तो कहां ज्यादा और कहां कम है, मुझे क्या लाना होगा? एग्जैक्टली, मैस से पता चलता है। आप मास लाएंगे, इस मैस पे जो फोर्स लगेगा उससे पता चलेगा कि आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है या नहीं। तो मास आपके पास क्या है? याद रखे कि इस जमीन के इर्द गिर्द जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड मालूम करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ मालूम करते हैं, उसके लिए जो मेरे पास टेस्टर है वो मास होता है। यहां पे मैं मास लाता हूं और देखता हूं कि उस पर कितनी फोर्स लग रही है, उससे मुझे पता चलता है फील्ड स्ट्रेंथ का। अब मैं आपको एक सिमुलेशन बता रहा हूं, आप देखें कि फील्ड स्ट्रेंथ कैसे चेंज हो रही है। गौर से देखें, ये मेरे पास जो राइट को आपको नजर आ रहा है, टीचर इन सिमुलेशन के साथ, इनके साथ खेलें, ये एग्जैक्टली वही फोर्स मीटर है। ये फोर्स मीटर है, देखें इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ ये देखें मास सस्पेंडेड है। मालूम किससे करना है? मास से करना है। मास सस्पेंडेड है। अभी ये कहां पे है? ये बैलेंस जमीन के सरफेस पे है। ये देखें
जमीन के सरफेस पे है तो ये फोर्स मीटर, अभी इसका वजन क्या शो कर रहा है? 9.8 न्यूटन शो कर रहा है, या इसका नाम मैंने 1G रखा हुआ है, बस 1G वैसे मेरा नाम है। अभी मैं चेंज कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहा हूं। आप गौर से देखें क्या हो रहा है। शाबाश, आप लोगों ने फोर्स मीटर पे नजर रखनी है, फोर्स मीटर पे नजर रखें, क्या हो रहा है? शाबाश, क्या हो रहा है? ये देखें, ये जो मैंने उसका नाम रखा था 1G, अभी वो 1G 0.4G रह गई है, 0.4G रह गई है, 1G 0.4G रह गई है। जैसे जैसे मैं इसको और ऊपर ले जा रहा हूं, गौर से देखें क्या हो रहा है। आपकी दो चीजें, एग्जैक्टली आपका वजन जब ये जमीन पे यहां पे था तो 9.8 न्यूटन था, जब मैंने इतने किलोमीटर ऊपर ले गया हूं तो आपका वजन 2.4 न्यूटन रह गया है। मुझे बताएं, यहां पे जमीन के सरफेस के नजदीक, जमीन के सरफेस के नजदीक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है कि ये जमीन के सरफेस से दूर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है? एग्जैक्टली करीब स्ट्रांग है, जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं इसकी स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। आप लोग खुद इसके साथ खेलें और देखें कितने डिस्टेंस पे क्या हो रहा है। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? इस वजन को जो हमने यहां पे सस्पेंड किया है, इसको जमीन अट्रैक्ट करती है। ये बैलेंस यहां पे खड़ा है, सॉरी, ये बैलेंस इस वक्त यहां पे है, सुरख डांट पे है। तो इस सुरख डांट पे है तो इस वजन पे जमीन जो फोर्स लगा रही है इस जगह पे, इस जगह पे, तो इस वक्त कितनी लगा रही है? 2.7 न्यूटन लगा रही है। लेकिन अगर इसको मैं जमीन के सरफेस पे ले आऊं, देखिए मैंने नजदीक कर लिया, ये आप समझो कि ये जो बैलेंस है, ये जो फोर्स मीटर है, ये अब कहां पहुंचा? ये अब यहां पे पहुंच गया। यहां पे पहुंचा तो देख लें कि आपका वजन बढ़ गया है। अगर मैं और इसको नजदीक ले आऊं तो और बढ़ गया है। तो इससे क्या मतलब है कि जमीन के सरफेस के नजदीक ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है या दूर ज्यादा है? सिंपल है, ठीक है, नजदीक में ज्यादा है। अब इसको शो कैसे करेंगे? अब आपको पता तो चल गया, पता तो चल गया कि नजदीक ज्यादा है और दूर कम है, लेकिन इसको शो कैसे करेंगे? अब शो करने का तरीका देखें। मुझे बताएं, यहां पॉइंट ए पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होगी या पॉइंट बी पे? बी पे। कोई तरीका मुझे बताएं, कौन सी चीज, इन एरोस को देख के बताएं, ये जो एरोज आपको नजर आ रही है इनको देख के बताएं, इनका और इस ग्रेविटेशनल फील्ड का आपस में कोई ताल्लुक है? शाबाश, कोई ताल्लुक, ताल्लुक बनाओ। हां शाबाश, क्या ताल्लुक है? क्या डायरेक्शन तो शो कर रही है, मुझे तो स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ। डायरेक्शन तो ठीक है, मैं कहता हूं पॉइंट बी पे स्ट्रेंथ ज्यादा है पॉइंट ए की निस्बत से। कैसे इन लाइनों से मैं बता सकता हूं कि बी पे ज्यादा है और ए से? शाबाश, सोच के। हाँ एग्जैक्टली, लाइंस करीब है। करीब का पता कैसे चलता है?
अगर मैं एक इतना एरिया ले लूं, ये देखें, ये देखें, मैंने इतना एरिया लिया, इस एरिया में कितनी लाइनें आ गई पॉइंट ए पे? कितनी लाइनें आ रही हैं सेंट्रल फातिमा? कितनी लाइनें आ रही हैं? 4 हैं कि 2 हैं? 2 हैं, ठीक है। और अगर यही जगह, यही स्क्वायर, ये रेड वाला स्क्वायर को मैं अभी ब्लू बना रहा हूं, उसको यहां ले आऊं तो कितनी लाइनें आ जाएंगी? 4। तो इससे क्या मतलब होगा? शाबाश, इसमें 4 लाइनें आ गई इतनी ही जगह में। यहां इस जगह पे 2 लाइनें आई थी इतनी ही जगह में। तो इससे आप क्या मतलब लेंगे? व्हाट विल बी योर कंक्लूजन? अब मुझे सिर्फ ज्यादा कम नहीं बोलना, क्वांटिटेटिवली बोलना है, क्वांटिटेटिवली बोलना है। क्वांटिटेटिवली क्या? मैं कह नहीं सकता कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे स्ट्रेंथ जो है वो डबल है। डबल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? शाबाश, कह नहीं सकता। आपने वो देखने, यहां 2 लाइनें आ रही है उतने ही एरिया में, यहां 4 लाइनें आ रही हैं। यहां से आप लोगों ने कैसे मालूम करना है? शाबाश। अब आप इसको देखें, आप, ये मैंने मास रखा और इस मास को जब मैं यूं रोटेट कर रहा हूं तो ये लाइनें बन गई। यहां से आप बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं कि नहीं कि यहां ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड और यहां ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी और कैसे होगी? इन लाइनों से पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा आपको? शाबाश। ए, बी और सी पता चल रहा है कि नहीं कि कहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कहां फील्ड स्ट्रेंथ कम है? एग्जैक्टली क्या कहें? दोबारा कहें जी बेटा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। सी पे ग्रेविटेशनल फील्ड को हम शो करते हैं जी से। जी एट सी इज ग्रेटर देन जी एट बी इज ग्रेटर देन जी एट ए। Gravitational field at point C is greater than gravitational field at point B is greater than gravitational field at A। हमने 2 चीजें कर ली। हमने ये पता लगा लिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड को मालूम करने के लिए आपका टेस्टर क्या होता है? मास होता है। और ये जो लाइनें हम शो करते हैं, ये फील्ड की डायरेक्शन भी शो करती है और फील्ड की स्ट्रेंथ भी हमें देती है। फील्ड की डायरेक्शन यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। और स्ट्रेंथ का कैसे पता चलता है? पर यूनिट एरिया जितनी ज्यादा लाइनें होंगी उतना ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होगा। पर यूनिट एरिया जितनी लाइनें कम होगी ग्रेविटेशनल फील्ड कम होगा। यह हमारा कंक्लूजन है इन सारी चीजों से। और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड हम मालूम करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? याद रखें, इसकी कैलकुलेशन की जो वैल्यू है, वैल्यू हम इसकी यूं निकालते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड जी जो है ये किसके बराबर होता है? पुल यानी जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट करता है, डिवाइडेड बाय मास। मैं आप लोगों को एक और मिसाल देना चाह रहा हूं। शाबाश। ये 2 जवान जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में आगे बैठे हुए हैं, अगर इन दोनों को अपने अपने नाम बता दें, जो बिल्कुल दोनों फ्रंट पे बैठे हुए हैं, हाथ उठाएं, पहले मैं आइडेंटिफाई करूं। हाँ, आप दोनों, हाँ।
अच्छा, अपने नहीं नहीं, आप दोनों, ये दूसरे अगले वाले दोनों हाथ उठाएं। हाँ, यस यस, इन दोनों को अपना नाम बता दो बेटा, जो उठ के आए हो बता दो, नाम बताओ अपने अपने, नाम बताओ। माज, ओके। दूसरे का क्या नाम है, जवान का? माज, मुबीन और माज। बैठ जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने आप दोनों को, मास को मैंने 2 किलोग्राम का गोला दिया और मुबीन को 1 किलोग्राम का गोला दिया, और दोनों को कहा कि इसको फेंको। ये क्वेश्चन पे सोचे, मास के हाथ में 2 किलोग्राम का गोला है, मुबीन के हाथ में 1 किलोग्राम का गोला है। दोनों को कहा हमने फेंको, और उन्होंने फेंका, और मास ने ये 10 मीटर फेंका, और मुबीन ने ये 15 मीटर फेंका। ताकतवर कौन है, मास के मुबीन? मास। कैसे आपको पता चला कि मास ताकतवर है? कैसे? नहीं, मास ने तो 10 मीटर फेंका, मुबीन ने 15 मीटर फेंका, लेकिन आप कहते हैं मास ताकतवर है। तो कैसे, आपको कैसे पता चल गया, आपको कैसे पता चला कि मुबीन ताकतवर हैं? आपने इस वाले को, आपने इसको जब जहन में 1 किलोग्राम बनाया, जब आपने जहन में इसको 1 किलोग्राम बनाया, तो आपको पता चला कि मास तो इसको 20 मीटर फेंकेगा, मास तो 20 मीटर फेंकेगा। जब आपने इसको 1 किलोग्राम बनाया, तो आपको पता चला कि वो 20 मीटर फेंकेगा, मुबीन 15 मीटर फेंकेगा, इस वजह से मास। तो मेरा मतलब यह है कि हम किसके निस्बत से बात करते हैं? जब भी जमीन के पुल को हम देखते हैं, जमीन के पुल को देखते हैं, अगर मैंने ये 10 किलोग्राम का वजन रखा है, और यहां 1 किलोग्राम, यहां पे मैंने 1 किलोग्राम रखा है, यहां पे 100 न्यूटन से अट्रैक्ट हो रहा है, यहां पे 10 न्यूटन से अट्रैक्ट हो रहा है। कोई मुझे बता सकता है कि, जरा इसको मिटाएं, शाबाश, ये एग्जांपल आप लोगों ने मुझे क्लेरिफाई करनी है ताकि आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकें। अच्छा देखें, ये मेरे पास जमीन है, ये मेरे पास जमीन है, यहां पे 10 किलोग्राम का वजन पड़ा हुआ है, यहां पे 1 किलोग्राम का वजन पड़ा हुआ है, यहां फोर्स मीटर मैंने लगाया, उसने मुझे 100 मीटर शो कर लिया, सॉरी 100 न्यूटन शो कर लिया। यहां मैंने फोर्स मीटर लगाया, उसने 10 न्यूटन शो कर लिया। पॉइंट ए पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग है या पॉइंट बी पे? कैसे? शाबाश, बताएं, शाबाश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये देखे, मैंने यहां पे 10 किलोग्राम का वजन रखा, और उस पे मैंने फोर्स मीटर से फोर्स देखा, 100 न्यूटन आया। यहां 1 किलोग्राम का वजन रखा, यहां फोर्स देखा, 10 न्यूटन आया। मुझे बताएं, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे फील्ड स्ट्रेंथ किस पे ज्यादा है? सेम कैसे होगी, यही मैंने पूछना है। कैसे आपको पता चल गया कि सेम है? हाँ,
कैसे आप कहते हैं फील्ड स्ट्रेंथ को मैं जी से शो कर रहा हूं? शाबाश, मुझे इसी बस यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप कहते हैं जी एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू जी एट पॉइंट बी, यानी फील्ड स्ट्रेंथ बी पे और ए पे बराबर है क्यों? क्यों क्यों आप ये कह रहे हैं? शाबाश। कैसे करूंगा इसको? अगर करूंगा तो इसके साथ अच्छा सुने, आपने मैथमेटिकली वैल्यू मुझे सेम लानी है, जी ए और जी बी। जी ए देखो, जी ए में फोर्स 100 न्यूटन है और मास 10 किलोग्राम है, और जी बी में फोर्स 10 न्यूटन है और मास 1 किलोग्राम है। जरा कैलकुलेट, अब देखिए इससे सेम आ रहा है कि नहीं? अगर 0 0 के साथ कट गया तो यहां 10 न्यूटन पर किलोग्राम आया और यहां पे भी 10 न्यूटन पर किलोग्राम है। तो कैसे मालूम हुआ हमें? क्यों? अच्छा, मैं दोबारा एक और मिसाल देता हूं। मोइज 2 घंटों में 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और मुबीन 4 घंटों में 240 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। कौन तेज जा रहा है? शाबाश। हाँ, केसी गर्ल्स, देखें इसने 120 किलोमीटर का फासला 2 घंटों में कवर किया, तो इसकी स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर घंटा। इसने 240 किलोमीटर, एग्जैक्टली। तो यहां पे आपको ये चीज समझ आ गई कि घंटों से तकसीम करना होता है, घंटों से तकसीम करना होता है। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब आप फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो याद रखो, अगर आपने यहां कोई मास रखा हुआ है 10 किलोग्राम और यहां मास रखा हुआ है 2 किलोग्राम और इस पे फोर्स लग रही है 100 न्यूटन और इस पे फोर्स लग रही है 20 न्यूटन, तो आप फील्ड स्ट्रेंथ कैसे मालूम करेंगे? 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय 10 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर किलोग्राम फील्ड स्ट्रेंथ है। और ये देखें इसी लाइन पे जब ये 2 वाला पड़ा है तो 20 न्यूटन पर 2 किलोग्राम, तो ये भी 10 न्यूटन पर किलोग्राम हुआ। इस वजह से इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रेंथ यानी जी सेम है, जी सेम है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये वाला इक्वेशन कि जी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। चूंकि जमीन पे हम बात कर रहे हैं तो फोर्स का मतलब वजन होता है, वेट डिवाइडेड बाय मास है, और यहां से हमारा वेट जो अक्सर फार्मूला लिखते हैं W इज इक्वल टू mg का फार्मूला यहां से निकला है। और इसमें ये G जो है, इस G का नाम फील्ड स्ट्रेंथ है। इस G का नाम क्या है? फील्ड स्ट्रेंथ। और बाज लोग इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए। और अभी आप कहीं पे भी फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करना चाहें, कहीं पे भी फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करना चाहें, जमीन पे मालूम करना चाहें, मार्स पे मालूम करना चाहें, जुपिटर पे जाके मालूम करना चाहें, तो क्या करोगे?
फोर्स मीटर लगा के उसका वजन निकालोगे, ये वेट एट अर्थ डिवाइडेड बाय ये मास, अगर आपने 2 किलोग्राम का लिया है तो मास से तकसीम करोगे। एग्जैक्टली इन द सेम वे आप मार्स पे चले जाए तो मार्स की फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए जो वजन एट मार्स होगा डिवाइडेड बाय क्या करोगे, मास। इसी तरह अगर जुपिटर पे जाते हो तो जुपिटर पे वेट एट जुपिटर डिवाइडेड बाय मास, तो आपकी फील्ड स्ट्रेंथ निकलेगी। देखिए फील्ड स्ट्रेंथ जी किसके बराबर है, W डिवाइडेड बाय M। W की यूनिट क्या है, न्यूटन, और M की यूनिट क्या है, किलोग्राम। ऊपर चला गया तो किलोग्राम इनवर्स हुआ। इसको गौर से देख लें कि मेरे पास G जो है किसके बराबर है, W डिवाइडेड बाय M। दिस G इज कॉल्ड फील्ड स्ट्रेंथ, और इस W की यूनिट न्यूटन है क्योंकि ये फोर्स है, और इसकी यूनिट किलोग्राम है। तो जो G की यूनिट है वो क्या होगी, न्यूटन किलोग्राम इनवर्स। ये फील्ड स्ट्रेंथ की स्टोरी है टोटल, कि फील्ड स्ट्रेंथ क्या चीज होती है। आज के दिन ये जो पूरा चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, और कल आपके साथ टीचर ये सारे आगे मैं न्यूमेरिकल दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। ये कल 2-3 दिनों में हमने ये वाले SLO पढ़े। पहला SLO था इलस्ट्रेट दैट मास इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि मास क्या चीज है, इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं मैटर। और मैंने कहा ये अंदरूनी खूबी है, इंट्रिंसिक खूबी है, ये इंट्रिंसिक खूबी है। दूसरा हमने कहा जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। वो पहले ही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में आपको पढ़ा चुका था कि बैलेंस में 0.001 किलोग्राम आता है, तो इसका क्या मतलब होता है। तीसरा हमारा SLO था डिफाइन एंड कैलकुलेट वेट। तो हमने वेट और मास के दरमियान काफी डिस्कशन की कि मास क्या चीज है, वेट क्या चीज है। वेट जमीन की पुल को कहते हैं, ये जमीन है, इसको ये किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने जोर से अट्रैक्ट करती है उसको वेट कहते हैं, और ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी है। अच्छा, सेंट्रल एग्जेक्टिव कोई क्वेश्चन करना चाह रहे, शाबाश बेटा बोले बोले। हाँ चलो ये आखिरी लाइन कह दूं फिर आपको वो चीज भी समझाता हूं। अच्छा, फिर आज हमने पढ़ा जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट फोर्स मीटर। फोर्स मीटर हमने डिस्कस किया कि फोर्स मीटर का सारा ताल्लुक स्प्रिंग के साथ है, और ये इस पीपीटी में सारे लिंक्स पड़े हुए हैं। फिर हमने फील्ड स्ट्रेंथ की बात की जिसका नाम वैल्यू ऑफ जी है। ये सारी बातें हमने कर ली, और हमें ये चैप्टर खत्म है, और इस पे ये सारे सवालात टीचर आपके साथ इंशाल्लाह कल सारे डिस्कस करेगा। ये सारे क्वेश्चन यहां पे मौजूद हैं। अब इस बच्चे ने सवाल किया कि इफ दिस इज अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट यहां हो तो वो तो हमें पता है जमीन अट्रैक्ट कर रही है, यहां हो तो हमें पता है अट्रैक्ट कर रही है। अगर जमीन में हम एक टनल बना ले, यूं टनल बना ले, जैसे जैसे ये जमीन के अंदर जाएगा तो इसका वजन बढ़ेगा कि घटेगा। सोचें इस चीज का वजन क्या है, जमीन के अट्रैक्शन की वजह से। अगर यहां कोई चीज है, एक बंदा इधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, बताइए ये किधर जाएगा, ये किधर जाएगा। इस पे नेट फोर्स लगेगी कि नहीं, इस पे नेट फोर्स इस तरफ लगेगी, ये इधर जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट इधर आ गया तो जमीन का ये हिस्सा तो इसको इधर खींच रहा है, ये हिस्सा इसको इधर खींच रहा है,
ये वाला हिस्सा इसको इधर खींच रहा है और ये वाला हिस्सा इसको इधर खींच रहा है, तो वजन कम हो जाएगा कि ज्यादा? शाबाश। और आगे सोचें, सोच के बताएं। ये टनल है, अब बॉडी बिल्कुल दरमियान में पहुंच गई, बॉडी बिल्कुल दरमियान में पहुंच गई। अभी 1/4 हिस्सा इसको इधर खींच रहा है, 1/4 हिस्सा इसको इधर खींच रहा है, 1/4 हिस्सा इसको इधर खींच रहा है, 1/4 हिस्सा इसको इधर खींच रहा है। तो क्या वजन होगा? नेट फोर्स होगा? जी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बोलें, होगा वजन? देखिए, वो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। अगर आप जमीन में इस तरह टनल बना लें और यहां से जंप लगा दें, तो याद रखो आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की तरह ऑसिलेट कर रहे होंगे यूं। वो बाद में डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशन क्या। लेकिन इस बच्चे का जो सवाल था, मेरा पॉइंट ये है, जब दरमियान में चला जाएगा तो जमीन का ये हिस्सा इधर अट्रैक्ट करेगा, ये हिस्सा इधर अट्रैक्ट करेगा, ये हिस्सा इधर करेगा, ये हिस्सा इधर। ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर लेगा, ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसिल करेगा, तो इस पे नेट फोर्स होगा ही नहीं। नेट फोर्स 0 होगा, तो इसका मतलब है इसका वजन 0 हो जाएगा, वजन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने कल मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि ये सारे एमसीक्यूज और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इनके साथ, इन बच्चों के साथ डिस्कस करें, ताकि इनको ये सारे वेट, मास, फोर्स, मीटर वगैरह का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू। उर्दू की क्लास है, उर्दू की टीचर थोड़ी सी बीमार है लेकिन करेगी, लेक्चर लेगी।